नमस्कार दोस्तों। VN स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं साइंस का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हृदय, धमनियाँ तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं। यह संगठन के किस स्तर के उदाहरण हैं? तो देखिए, हृदय, धमनियाँ, ये हृदय, धमनियाँ और सिराएं, ये तीनों जो है वो परिसंचरण तंत्र का काम करता है। परिसंचरण तंत्र का काम करता है। इन तीनों को परिसंचरण तंत्र भी कह सकते हैं। और धमनियाँ क्या है? तो धमनिया में जो है वो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनी में कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। और सिरा में अशुद्ध रक्त। सिरा में होता है अशुद्ध रक्त का प्रवाह। देखिए, उत्तक किसे कहा जाता है? तो उत्तक कोशिकाओं के समूह को कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। और कोशिका जो है ये किसी जीव का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। कोशिका क्या होता है? किसी जीव का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अंग प्रणाली। क्योंकि हृदय, धमनियां तथा शिराएं ये तीनों मिलकर परिसंचरण तंत्र का काम करती है। यानी परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है ये तीनों मिलकर, हृदय, धमनियां और शिराएं। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग प्रणाली। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो देखिए, यहाँ दिया हुआ खमीर, अगर यहाँ खमीर नहीं रहता तो हमारा ऑप्शन हो जाता लैक्टिक एसिड। लेकिन यहाँ दिया हुआ खमीर, अगर खमीर नहीं रहता तो लैक्टिक एसिड मारते। लेकिन यहाँ कह रहा है कि खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो देखिए, शर्करा शर्करा बदलेगा शर्करा बदलेगा अगर खमीर रहेगा, यानी ईस्ट रहेगा तो किस में बदल जाता है? एल्कोहल में। एल्कोहल में। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये ईस्ट की मौजूदगी में कौन सा एंजाइम देगा? तो जाइमेज एंजाइम देगा। जाइमेज जाइमेज एंजाइम देगा। और ये बदल देगा किसमें? तो एल्कोहल में। 2C2H5OH प्लस 2CO2 में। यानी फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो ईस्ट रहेगा तो इसमें एल्कोहल में बदल जाएगा। अगर यहाँ खमीर यानी ईस्ट नहीं रहता तो लैक्टिक एसिड हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ खमीर है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्कोहल में बदल जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, चार कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर ए है वायरनस, छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ। अगर पूछे कि पक्षी में कितने चैम्बर होते हैं? तो पक्षी में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? पक्षी में 4 चैम्बर होते हैं। और अगर पूछा जाए कि मछली में कितने चैम्बर होते हैं? तो मछली में होते हैं 2 चैम्बर। और अगर कहा जाए कि सरीसृप या सरीसृप या उभयचर उभयचर सरीसृप या उभयचर में कितने चैम्बर होते हैं? तो 3 चैम्बर होते हैं। इसका एक अपवाद भी है। इसका एक अपवाद है, कौन सा? तो मगरमच्छ
मगरमच्छ। मगरमच्छ में दोस्तों 4 चैम्बर होते हैं। मगरमच्छ में कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अगर पूछ दे कि स्तनधारी में, स्तनधारी में, तो स्तनधारी में होते हैं 4 चैम्बर। तो यहाँ क्वेश्चन है 4 कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का नाम बताएं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ जो है सरीसृप वर्ग का है और उभयचर में भी आता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो देखिए, पकाने, अगर पकाने, धोने या ज्यादा समय तक पूछे, ज्यादा समय, ज्यादा समय तक, या फिर पकाने धोने ज्यादा समय तक अगर पूछे कि ज्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो यह विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम हो जाता है थायमीन। इससे विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी। और विटामिन डी का जो होता है नाम, विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स, रिकेट्स रोग हो जाता है। और नियासिन जो है, नियासिन, विटामिन बी3 को ही नियासिन कहा जाता है। नियासिन किसे कहा जाता है? विटामिन बी3 को नियासिन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। यानी पकाने, धोने और ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और नियासिन जो है विटामिन बी3 का नाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। आइए अग्नाशय के बारे में कुछ जान लेते हैं। अग्न्याशय, तो दोस्तों अग्न्याशय जो है यह एक कैसा ग्रंथि है? तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय कैसा ग्रंथि है? तो अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। और अग्नाशय के 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है उससे निकलता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम। अग्नाशय के पहले भाग से निकलता है ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम। और दूसरा जो भाग होता है इसका, वो होता है आइसलेट, आइसलेट, आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस, आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस। इससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक होता है अल्फा, अल्फा बीटा, और ये जो आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस है ये 3 प्रकार का होता है, अल्फा बीटा और डेल्टा। तो अल्फा से जो है वो ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन निकलता है। अल्फा से क्या निकलता है? ग्लूकागॉन निकलता है। और बीटा से जो है वो इंसुलिन निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है। और ये जो अल्फा जो है ये सोमैटोस्टेटिन का निर्माण करता है, सोमैटोस्टेटिन का, सोमैटोस्टेटिन। तो अग्नाशय दोस्तों कैसा ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। और यह
इस दो भाग में बटे होते हैं। एक भाग से निकलता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, और दूसरा भाग होता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो ये भी 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो अल्फा से जो है ग्लूकागॉन निकलता है, और बीटा से जो है इंसुलिन निकलता है, और अल्फा जो है वो सोमैटोस्टेटिन का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो अग्नाशय से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, इलियम क्या है? इलियम क्या है? तो दोस्तों पहले जान लेते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत, दोस्तों छोटी आंत जो है यह 3 भागों में बटा होता है। एक भाग है जिसे कहा जाता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। दूसरे को कहा जाता है जेजूनम, जेजूनम। और तीसरा भाग होता है इलियम, तीसरा भाग इलियम होता है। ड्यूडोनम को कहा जाता है ग्रहणी, और जेजुनम को कहा जाता है मध्य आंत। इलियम जो है यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। सबसे अंतिम भाग कौन होता है? छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग इलियम होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन छोटी आंत का अंतिम भाग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत का अंतिम भाग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर का पीएच सीमा क्या है? तो देखिए हमारे शरीर का जो पीएच सीमा है वो 7.2 से 7.8 है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। मनुष्य के, अगर पूछ दे कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, मनुष्य के रक्त का, तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और पीएच के बारे में सर्वप्रथम बताया था किसने? पीएच के बारे में जो बताया था सर्वप्रथम, वो बताया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने? सोरेनसन, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। अगर पूछे कि अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछे तो ये होता है 5.6 से कम, 5.6 से कम होगा। अगर पूछ दे कि मुंह का पीएच मान कितना होता है, मुंह का पीएच वैल्यू, तो मुंह का पीएच वैल्यू होता है 5.5। तो मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 हो गया। और पीएच के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना? तो 5.6 से कम। मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके कारण एक पट्टी पर स्थित एक जल बूंद पट्टी का बारीक सिराओं का अपवर्तित प्रतिबिंब बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। देखिए अपवर्तन सबसे पहले बताते हैं कि बड़ा, बड़ा दिखना, बड़ा दिखना और टेढ़ा दिखना, टेढ़ा दिखना और कम गहरा दिखना, कम गहरा, कम गहरा दिखना, या फिर रहे टिमटिमाना, टिमटिमाना। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो अपवर्तन के कारण होगा। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। विकिरण क्या होता है? विकिरण जो है जब ऊष्मा बिना किसी माध्यम से सीधे गमन करती है तो ऐसे ऊष्मा के स्थानांतरण को विकिरण कहा जाता है। और रेखीय संचरण क्या है? तो रेखीय संचरण जब कोई ऊष्मा किसी रेखा में गमन करता है, जब कोई ऊष्मा किसी रेखा में गमन करता है उसे रेखीय संचरण कहा जाता है। और परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर पड़ती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण जो है किसी माध्यम से किसी माध्यम पर पड़ती है और पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे परावर्तन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाब के लिए सूत्र है। तो दोस्तों दाब बराबर होता है दाब,
दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल यानी फोर्स बटा एरिया, यानी इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जल में अगर दाब पूछे कि जल में दाब, तो जल में दाब गहराई के बढ़ने से क्या होता है, अगर गहराई बढ़ेगा तो जल में दाब क्या होगा, तो बढ़ेगा। अगर गहराई बढ़ेगा तो जल में दाब बढ़ेगा। और दाब का सूत्र होता है, दाब यानी पी बराबर होता है रो इंटू जी एच, रो इंटू जी एच। रो का मतलब हुआ द्रव्य का घनत्व, द्रव्य का घनत्व, और जी का मतलब हुआ गुरुत्वीय त्वरण, और एच हो गया लंबवत गहराई। एच क्या हो गया, तो लंबवत गहराई हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल बटा क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? तो सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ ये सारे आते हैं किसमें, सरीसृप में। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सरीसृप में जो है वो इसमें 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन एक अपवाद के बारे में बताया। किसके बारे में, अपवाद के बारे में, मगरमच्छ। मगरमच्छ में कितने चैम्बर होते हैं, तो मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं। और मछली में मैंने बताया कि मछली में 2 चैम्बर होते हैं। और पक्षी में कितने चैम्बर होते हैं, तो पक्षी में 4 चैम्बर होते हैं। अगर पूछे कि सबसे बड़ा जंतु समूह, अगर पूछे कि सबसे बड़ा जंतु समूह, तो जंतु समूह हो जाएगा कौन सा, आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा जंतु समूह आर्थ्रोपोडा। अगर वही पूछ दे कि सबसे बड़ा पादप समूह कौन सा है, सबसे बड़ा पादप समूह, तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। अगर पूछे सबसे बड़ा जंतु समूह तो आर्थ्रोपोडा, और सबसे बड़ा पादप समूह तो ब्रायोफाइटा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो देखिए दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक प्रबल क्षार है। क्या है? एक प्रबल क्षार है। इसे इसे एक और नाम से जाना जाता है क्या, तो कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो कास्टिक सोडा। और यह कैसा क्षार है, तो प्रबल क्षार है। आइए कुछ क्षार के बारे में देख लेते हैं, क्षार और एसिड के बारे में देख लेते हैं। स- कमजोर अम्ल, कमजोर कमजोर अम्ल का पीएच मान, कमजोर अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो यह होता है 4 से 7 के बीच में। अगर पूछ दे कमजोर क्षार का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो कमजोर क्षार का पीएच वैल्यू होता है 7 से 11 के बीच। अगर पूछ दे कि सबसे मजबूत 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 अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो सबसे मजबूत अम्ल का पीएच मान होता है 0 से 3। और सबसे मजबूत क्षार अगर पूछ दे कि सबसे मजबूत क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो यह होता है 11 से 14 के बीच। तो मैंने बताया कि सबसे कमजोर जो है अम्ल है वह 4.7 के बीच होगा। और सबसे कमजोर क्षार अगर पूछ दे कि सबसे कमजोर क्षार कितना है, का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7 से 11 के बीच। और सबसे मजबूत अम्ल का पीएच मान 0 से 3, और सबसे मजबूत क्षार का पीएच वैल्यू 11 से 14 होता है। अब देख लेते हैं क्षारक के बारे में, क्षारक या क्षार के बारे में, क्षारक या क्षार के बारे में। तो वह पदार्थ जो जलीय विलयन में कैसा कैसा आयन देगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा।
वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देगा वह क्या कहलाएगा? क्षारक कहलाएगा। और देखिए क्या है इसमें कि क्षारक जो है ये इलेक्ट्रॉन का जो है त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। और यह प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को का त्याग करेगा और प्रोटॉन ग्रहण करेगा। और यह जो है क्षार या क्षारक यह स्वाद में कैसा होता है? तो कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। और यह लाल लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। लाल को नीला कर देता है। तो मैंने बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसा कैसा क्षार है? तो मजबूत क्षार है या प्रबल क्षार है। मजबूत क्षार है या प्रबल क्षार है। क्षार किसे कहते हैं दोस्तों? तो क्षार जो है जल में घुलनशील होता है। जो क्षारक जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसे क्षार कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेढक में दांत होते हैं। तो आइए देख लेते हैं मेढक के बारे में। तो मेढक जो है वो उभयचर प्राणी है। मेढक कैसा प्राणी है? तो उभयचर प्राणी है। और इसका जो है जियोलॉजिकल नेम क्या होता है? तो राना टैगरीना। राना टैगरीना होता है। और इसके सभी दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। और समान दांत को क्या कहा जाता है? तो समान दांत को कहा जाता है होमोडोंट। तो इसका आंसर हो जाएगा होमोडोंट। थिकोडोंट क्या है? तो थिकोडोंट जो होता है वो जबड़े में धंसे दांत को क्या कहा जाता है? तो थिकोडोंट कहा जाता है। अब आइए देख लेते हैं कि मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं। मनुष्य में जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और इसमें सभी दांत जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के दांतों को क्या कहा जाता है? तो अलग अलग प्रकार के दांतों को कहा जाता है हेटीरोडोंट। हेटीरोडोंट। और पीछे मैंने बताया कि समान दांत रहे तो उसे क्या कहा जाता है? होमोडोंट। लेकिन अलग अलग दांत रहे तो उसे हेटीरोडोंट कहा जाता है। अब आइए दांत के बारे में कुछ और जान लेते हैं। 4 प्रकार के दांत कौन कौन होते हैं? तो एक होता है इंसीजर। इंसीजर इंसीजर एक होता है इंसीजर हो गया। एक होता है कैनाइन। कैनाइन। और एक होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर। एक होता है मोलर। तो देखिए अगर इंसीजर जो है ये मिल्क टीथ में कितने होते हैं? अगर मिल्क टीथ की बात करें तो मिल्क टीथ में होता है इंसीजर 2। और कैनाइन में होता है 1। और प्रीमोलर में होता है 0। और मोलर में होता है 2। यही अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में हो जाएगा कैनाइन कितने प्रकार के? 2। और सॉरी इंसीजर हो जाएगा 2, कैनाइन हो जाएगा 1 और प्रीमोलर हो जाएगा 2 और मोलर हो जाएगा 3। इसे 4 से गुना कर लेंगे तो हो गया 3 3 2 5 1 6 और 2 8। 8 चौक टोटल एडल्ट में 32 दांत होते हैं। तो इंसीजर मिल्क टीथ में इंसीजर 2 होते हैं यानी 2 चौक 8 दांत होते हैं। कैनाइन में 1 गुने 4 यानी 4 दांत होते हैं। और प्रीमोलर में 1 भी दांत नहीं होता है। प्रीमोलर का मतलब है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। अगर पूछ दे कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं तो बच्चों में अग्रचवर्णक नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ
जीरो मान दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से ज्ञात करें किलोग्राम द्रव्यमान से उसी प्रकार संबंधित है, किलोग्राम द्रव्यमान से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पास्कल किससे संबंधित है। तो पास्कल हो जाएगा दाब से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए सही, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। देखिए पास्कल का जो होता है एसआई मात्रक जो होता है वो, सॉरी, पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक होता है। पास्कल किसका एसआई मात्रक होता है? तो पास्कल दाब का एसआई मात्रक होता है। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है P बराबर F/A, यानी बल बटा क्षेत्रफल, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए वायुमंडलीय दाब के मात्रक बहुत प्रकार के होते हैं। वायुमंडलीय, अगर पूछे वायुमंडलीय दाब के मात्रक कौन कौन है तो हो जाएगा एटमॉस्फेयर हो जाएगा, बार हो जाएगा और टॉर हो जाएगा। ये सभी जो है वायुमंडलीय दाब के मात्रक होते हैं। एक बार जो होता है, एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है, एक एटमॉस्फेयर बराबर 760 mm/Hg। अगर ये सेंटीमीटर में पूछे तो हो जाएगा 76 cm/Hg। देखिए इसमें दिया हुआ है जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण यानी I बराबर होता है m/r²। जहाँ m क्या हो गया, तो m हो गया द्रव्यमान गुने r हो गया अक्ष से दूरी का वर्ग। तो जड़त्व आघूर्ण बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुने अक्ष से दूरी का वर्ग। वही दूरी का मात्रक जो होता है, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर, और पारसेक होता है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो दूरी का मात्रक हो गया लाइट ईयर, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपापचयी एंजाइम यानी मेटाबॉलिक एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विषाणुओं में यह नहीं पाया जाता है। मेटाबॉलिक एंजाइम जो है विषाणुओं में नहीं पाया जाता है। विषाणु क्या है? तो विषाणु जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच जो है कड़ी का काम करता है। यानी इसे कह सकते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहा जाता है। देखिए शैवालों का अध्ययन किसमें क्या, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। विषाणु किसका बना होता है? तो विषाणु जो है ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। विषाणु को सबसे पहले किसने बताया था? तो विषाणु को सबसे पहले बताया था इवान वस्की बताया था। और कवक जो है, कवक ये कैसा है? तो ये मृतोपजीवी होता है, अपघटक होता है और परजीवी होता है। कवक जो है वो मृतोपजीवी भी होता है, अपघटक भी होता है और परजीवी भी होता है। और शैवाल जो है ये परपोषी होता है। कवक की कोशिका भित्ति जो है वो किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। तो इसमें है कि मेटाबॉलिक एंजाइम किसमें अनुपस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्नाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो दोस्तों अल्नाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। थोरियम जो है यह अधिकतम केरल के बालू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मैक्सिमम मात्रा में केरल के बालू में। और इसकी
जो परमाणु संख्या होती है, इसकी परमाणु संख्या कितना होती है? ये होता है 90। थोरियम का परमाणु संख्या 90। और यह कैसा तत्व है? तो यह रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व है। थोरियम जो है, इसके 3 मुख्य अयस्क होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक होता है मोनोजाइट, मोनोजाइट, अल्नाइट, अल्नाइट और थोरेनाइट, थोरेनाइट। तो थोरियम का जो अयस्क होता है वो मोनोजाइट, अल्नाइट और थोरेनाइट होता है। यूरेनियम, यूरेनियम का अयस्क क्या है? तो यूरेनियम का अयस्क होता है पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड। बॉक्साइट का क्या होता है? तो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। और बॉक्साइट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O। रेडियम, रेडियम क्या है? तो रेडियम जो है वो सर्वाधिक रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियम कैसा तत्व है? तो सर्वाधिक रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व है, सक्रिय तत्व है, सर्वाधिक रेडियो सक्रिय तत्व है। तो दोस्तों आज का क्लास यही तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।